तो देखो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे ना वो हमारा कैपेसिटर वाले चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, मतलब जो सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका सबसे लास्ट टॉपिक है ये। उसके बाद हमारा यूनिट भी चेंज हो जाएगी और चैप्टर भी नया स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखो टॉपिक का नाम है वन डे ग्राफ जनित्र या वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनित्र हिंदी में कहेंगे वन डे ग्राफ जनित्र और इंग्लिश में कहेंगे वन डे ग्राफ जनरेटर। वन डे ग्राफ जनरेटर ये आपका टॉपिक है। ठीक है, तो देखो वन डे ग्राफ मतलब कोई ग्राफ नहीं पढ़ना है इसमें आपको। ये जो वन डे ग्राफ लिखा है ना, तो ग्राफ की स्पेलिंग ये नहीं होती ना, GRAPH होती है ना वो जो ग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ वन डे ग्राफ उन साइंटिस्ट का नाम लिखा है जिन्होंने ये जनरेटर बनाया है। पूरा नाम है रॉबर्ट जे वन डे ग्राफ। ठीक है, 1929 में उन्होंने ये जनरेटर बनाया। अब जनरेटर, कोई भी जो जनरेटर होता है उसको नाम हम जनरेटर क्यों देते हैं, क्योंकि वो कुछ ना कुछ जनरेट करता है, कुछ ना कुछ बनाता है। अब ये जो वन डे ग्राफ जनरेटर है ना, ये भी कुछ ना कुछ जनरेट करेगा। तो ये जनरेट करता है पोटेंशियल। जो पोटेंशियल आपने जो वोल्ट में पढ़ा है ना, उसको ये क्या करता है, जनरेट करता है। कितना पोटेंशियल जनरेट कर देगा, तो ये बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। कितना भैया, 10 लाख 10 लाख वोल्ट का पोटेंशियल ये जनरेट कर सकता है। 10 लाख वोल्ट, बात समझ में आ रही है ना। बैटरी कितने वोल्ट की लाते हो आप, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट, 6 वोल्ट, 20 वोल्ट, है ना। घर में जो लाइट आती है कितने वोल्ट की आती है, 120 वोल्ट। ये कितने वोल्ट का पोटेंशियल जनरेट करेगा, 10 लाख वोल्ट। अब यहां से दो सवाल उठते हैं कि भैया ये इतना पोटेंशियल जनरेट कर कैसे रहा है। पहला क्वेश्चन तो ये। अब मान लो कर भी रहा है तो हम इसका यूज कहाँ करेंगे। इतना घरों में भी हमें लाइट देने के लिए 120 वोल्ट की करंट देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो 10 लाख वोल्ट का यूज कहाँ करेंगे फिर हम। ऐसी कौन सी जगह है भाई जहाँ क्वांटिग्राफ जनरेटर का यूज होगा, है ना। तो पहले हम आंसर करेंगे पहले पॉइंट का, ये जनरेट करता कैसे है, और लास्ट में हम आंसर देंगे आपको कि फिर इसका यूज करते कहां पर है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो देखो इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है वन डे ग्राफ जनरेटर में। एक तो इसका प्रिंसिपल, दूसरा इसका क्रिएशन, कंस्ट्रक्शन जिसको मतलब रचना, मतलब है कैसा ये, मतलब बनाते कैसे इसको, दिखता कैसा है। और थर्ड में हम इसका वर्किंग प्रोसेस समझेंगे, है ना। तो मैंने क्या क्या बोला, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। सेकंड हम पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, और थर्ड हम लास्ट में पढ़ेंगे इसका क्या, वर्किंग प्रोसेस। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आप प्रिंसिपल। सबसे पहले हम इसका पढ़ेंगे प्रिंसिपल। किस सिद्धांत पर ये कार्य करेगा, किस सिद्धांत पर ये कार्य करेगा, इसका सिद्धांत क्या है, मतलब कैसे पोटेंशियल को जनरेट करेगा। ठीक है, चलो हेडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब देखो समझना, मैंने क्या बोला, ये अप्रोक्स 10 की पावर 6 वोल्ट तक पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। 10 की पावर 6 में 10 लाख ही होता है, एक के पीछे 6 जीरो मतलब 10 लाख। इतना पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, इससे ऊपर का नहीं कर पाएगा। तो फिर ये भी क्वेश्चन आता है कि इससे ऊपर का क्यों नहीं कर पाएगा, 30 लाख कर दे, 30 लाख कर दे, है ना। तो 10 लाख पर ही क्यों लिमिट है, वो भी हम आपको अभी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ी देर में कि इसके ऊपर क्यों नहीं जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये इसका लिमिटेशन हो जाएगा, ऐसे कह सकते हैं कि अगर पूछेगा कोई वन डे ग्राफ जनरेटर का लिमिटेशन क्या है, मतलब इसकी कमी क्या है, तो कमी यही है कि ये बस 10 लाख तक का ही करता है, इससे ऊपर का इससे हम जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो अब हम समझते हैं इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखो मैंने आपको पढ़ाया है पहले, है ना। क्या पढ़ाया है कि मान लो मेरे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, आप बताना। ठीक है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पर अब मैंने चार्ज दिया, तो चार्ज कहाँ आएगा इसके,
कंडक्टर बोला ना मैंने, तो कंडक्टर में चार्ज कहाँ आएगा, इसके सरफेस पर। तो मान लो मैंने इसको ये चार्ज दे दिया, पहले प्रिंसिपल समझ रहे हैं ना, ये मैंने इसको चार्ज दिया, स्फेरिकल कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैंने ये चार्ज दिया, तो चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैंने मान लिया मैंने इसको जो चार्ज दिया था वो कैपिटल क्यू था, और ये जो स्फेयर है ना, इसका जो रेडियस है ना वो है कैपिटल आर। कैपिटल आर रेडियस का स्फेयर है और क्यू क्या है इस पर, चार्ज। तो अगर मैं आपसे पूछूं इसका पोटेंशियल बताओ, इसके सरफेस पर पोटेंशियल कितना होगा, तो जल्दी बताओ फटाफट, पढ़ाया गया है आपको। V कितना होगा पोटेंशियल, स्फेयर के सरफेस पर पोटेंशियल नहीं बताया क्रिस? पोटेंशियल पूछ रहे हैं, पोटेंशियल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, वो भी कैपेसिटर के बीच में होती है। हैं, कैपेसिटर नहीं, कैपेसिटर को क्यों ला रहे हो, ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, इस पे चार्ज है, तो इसका सरफेस पर पोटेंशियल पूछ रहे हैं। जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग वाले लेक्चर में ही बताया है। तो देखो, समझ लो, अगर नहीं पता तो दोबारा समझ लो। जब भी किसी सरफेस पर चार्ज होता है ना, स्फेरिकल सरफेस पर, तो हम उस सारे के सारे चार्ज को कहाँ मान लेते हैं, उसके सेंटर पर मान लेते हैं। अब अगर ये क्यू चार्ज सेंटर पर रखा है तो सरफेस पर पोटेंशियल निकालना है, तो किसी चार्ज से आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फॉर्मूला जो होता है वही लग जाएगा। वो क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और चार्ज कितना है क्यू, और डिस्टेंस कितनी है आर, तो सरफेस पर पोटेंशियल इतना होगा। बात समझ में आ रही है? हम ये जो इस बड़ा वाला ये बड़ा सरफेस है ना, तो इसको मैं मान लेता हूं ये सरफेस बी है, इसको इस स्फेरिकल सरफेस का नाम दे दिया मैंने बी। तो ये जो पोटेंशियल निकाला आपने किसका निकाला है, वी का निकाला है। वी क्यों कह रहा हूं उसको, क्योंकि मैं अभी एक स्फेयर और रखूंगा इसके अंदर, ठीक है, तो मैंने इसको वी कहूंगा और उसको ए कह दूंगा। बात समझ में आ गई? तो देखो, किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर अगर चार्ज है तो चार्ज उसके सेंटर पर मानते हैं, सेंटर पर चार्ज मानेंगे तो इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा, आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वही लग जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है। अब ये जो पोटेंशियल है ना, ये इसके अंदर भी हर जगह कोई भी पॉइंट ले लोगे ना तो उतना ही पोटेंशियल होगा जितना इसके सरफेस पर है। मतलब जितना वॉल्यूम इसने कवर किया है स्फेयर ने, उस वॉल्यूम के अंदर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा जाएगा तो कितना होगा, यही होगा जितना सरफेस पर है। बात समझ में आ गई? सरफेस से अगर अब आप दूर जाओगे तो फिर पोटेंशियल चेंज होगा, वो डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। वॉल्यूम के अंदर का और सरफेस का पोटेंशियल सेम ही होगा, जैसे मैं यहां पूछूं तो सेम, यहां पूछूं तो सेम, यहां पूछूं तो सेम। अब मैंने क्या किया, मान लो इसके अंदर एक और छोटा सा स्फेयर रख दिया, और ये दोनों स्फेयर कैसे हैं, कंसेंट्रिक स्फेयर हैं। कंसेंट्रिक का मतलब दोनों का जो सेंटर है वो यही है, सेम, इनको बोला जाता है कंसेंट्रिक स्फेयर। ठीक है, तो ये एक छोटा स्फेयर है, मैंने मान लिया इसकी जो रेडियस है वो स्मॉल आर है, ये भी कंडक्टर है। तो मान लो इसको भी मैंने किसी तरह से बाहर से इसको क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, तो इसको चार्ज दूंगा तो इसका सरफेस पर आ जाएगा चार्ज, छोटे वाले स्फेयर के। इस छोटे स्फेयर के सरफेस पे क्या आ गया बताओ, चार्ज आ गया। ठीक है, ये बाहर से दिया आपने, ये जो वायर लगाया ये इस स्फेयर को टच नहीं करेगा, जो बाहर वाला स्फेयर है इसको टच नहीं करेगा। यहाँ पर जैसे आप ऐसा समझो, जैसे टायर होता है, बाइक का टायर, बाइक के टायर के अंदर ट्यूब होता है, तो ट्यूब में कैसे हवा भरते हैं, टायर पे हवा भरते हैं क्या पहले, एक वो निकला रहता है ना, पिन सा निकला रहता है ना, जिसको क्या बोलते हैं, अरे जो भी बोलते हैं, तो समझ गया ना। उसमें हम क्या लगा देते हैं, पाइप लगा देते हैं एयर वाला, तो ट्यूब में हवा भर जाती है। बस टायर में हवा नहीं भरती, ट्यूब में हवा भरती है ना। सेम कॉन्सेप्ट यही है। मतलब यहां पर कोई इंसुलेटर लगा दिया गया होगा, इंसुलेटर लगाकर तब इस वायर को अंदर भेजा होगा हमने, ताकि वायर इस पर टच भी कर जाए तो कोई फर्क ना पड़े, मतलब जो चार्ज हमें इसको देना है वो इस पर ना चला जाए। समझ में आ रही नहीं बात? अभी मैं इसका पूरा वो वाला डायग्राम बनाऊंगा ना कंस्ट्रक्शन में, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मान लो छोटे वाले जो स्फेयर को हमने चार्ज दिया वो स्मॉल क्यू दिया है, और उसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर है। तो आप बता सकते हैं छोटे वाले स्फेयर पर पोटेंशियल कितना होगा सरफेस पर,
मतलब वी ए, इसको हम नाम दे देते हैं छोटे वाले स्फीयर को ए। तो छोटे वाले स्फीयर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा बताओ? ये मतलब इसी के अकॉर्डिंग होगा ना, जैसे इस पर चार्ज बड़े वाले पे कैपिटल क्यू था, डिस्टेंस आर थी, इस पर स्मॉल क्यू है, डिस्टेंस स्मॉल आर है, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ये छोटे वाले स्फीयर पर पोटेंशियल होगा। ये जो पोटेंशियल लिखे गए हैं ये तब लिखे गए हैं जब हमने एक स्फीयर को आइसोलेट माना है। आइसोलेट का मतलब जब मैंने बड़े वाले स्फीयर की बात की थी तो छोटा वाला नहीं था। जब मैंने बड़े वाले स्फीयर का पोटेंशियल लिखा तो छोटा वाला नहीं था। अब जब मैंने छोटे वाले स्फीयर का पोटेंशियल लिखा है तो मैं बड़े वाले की बात नहीं कर रहा। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक्चुअल में तो दोनों रखे हुए हैं। एक्चुअल में तो बड़ा वाला भी है और उसके अंदर छोटा वाला भी है। तो ये टोटल पोटेंशियल नहीं है छोटे वाले सरफेस पर, टोटल पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि अब जो पोटेंशियल होगा वो बाहर वाले स्फीयर पे जो चार्ज है उसकी वजह से भी तो होगा ना, छोटे वाले पे। सेम बड़े वाले स्फीयर पर जो पोटेंशियल होगा वो छोटे वाले की वजह से भी तो होगा ना, क्योंकि दोनों साथ साथ रखे हैं। और जब दो चार्ज साथ साथ रखे होते हैं तो जो पोटेंशियल होता है दोनों चार्जेस के पोटेंशियल का सम होता है। मतलब पहले एक से निकालते हैं फिर दूसरे से निकालते हैं फिर दोनों को ऐड करते हैं। तो अब हम जो बड़ा वाला स्फीयर है उस पर नेट पोटेंशियल निकालेंगे, टोटल कितना है। ये टोटल नहीं है, ये तो तब है जब छोटा वाला नहीं है प्रेजेंट, और ये तब है छोटे वाले पर जब बड़ा वाला नहीं है प्रेजेंट। अब हम निकालेंगे बड़े वाले पर दोनों अगर रखें तो कितना होगा, छोटे वाले पर दोनों अगर रखें तो कितना होगा। तो देखो इधर, तो पहले बात कर लेते हैं बिग स्फीयर की। बिग स्फीयर की देखो, जो बड़े वाले स्फीयर पर पोटेंशियल होगा मतलब टोटल वाला बी, बी कह देते हैं इसको। अब या यहाँ पर चलो, यहाँ पर यहाँ से बी हटा दो, बी भी आप टोटल को कह रहे हो ना, तो टोटल को बी कह देते हैं, है ना, इसको इसको बी ही रहने दो, समझ गया ना आप। तो बी मतलब बड़े वाले स्फीयर पर टोटल पोटेंशियल। तो एक तो पोटेंशियल इसके चार्ज की वजह से ही होगा इस पर, जो कि ये है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं कितना है, इसको के कहते हैं, इसको बार बार लिखने की जगह के भी तो बोल देते हैं ना, तो इसको के कह देते हैं। तो के कैपिटल क्यू अपॉन, इस पर जो खुद का चार्ज है उसकी वजह से तो इतना पोटेंशियल होगा ना। अब छोटा वाला स्फीयर भी है, छोटे वाले स्फीयर पर भी चार्ज है, तो छोटे वाले स्फीयर का भी इस पर यहाँ पर पोटेंशियल होगा कुछ, कितना होगा बताओ, प्लस। अब देखो मैंने आपको बताया कि स्फेरिकल सरफेस पर अगर चार्ज है तो उसको कहाँ मानते हैं, सेंटर पर। छोटे वाले स्फीयर पर जो स्मॉल क्यू चार्ज है वो आप कहाँ मानोगे, सेंटर पर। सेंटर पर स्मॉल क्यू चार्ज रखा है, आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, तो कितना होगा, के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर। बताओ ये बात समझ में आई नहीं आई? छोटे वाले स्फीयर की वजह से बड़े वाले स्फीयर पर इतना पोटेंशियल होगा ना, क्योंकि छोटे वाले स्फीयर का चार्ज कहाँ है, सेंटर पर। निकालना कहाँ है, सरफेस पर। सरफेस की डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल आर। तो के स्मॉल क्यू चार्ज और डिस्टेंस कितनी, कैपिटल आर। तो बड़े वाले स्फीयर पर एक तो खुद के चार्ज की वजह से पोटेंशियल, और फिर छोटे वाले स्फीयर के चार्ज की वजह से पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इतना होगा। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, छोटे वाले स्फीयर की यानी स्मॉल स्फीयर की। तो बताओ स्मॉल स्फीयर का टोटल पोटेंशियल को वी ए कह देते हैं, ठीक है। अब स्मॉल स्फीयर पर एक तो पोटेंशियल इसके खुद की चार्ज की वजह से होगा जो कि हमने यहां लिखा है, इसको लिखवाओ कितना है, के स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। ध्यान समझना। और किसकी वजह से होगा, जो बड़े वाले स्फीयर पे चार्ज है उसकी वजह से भी होगा। अब बताओ बड़े वाले स्फीयर की वजह से जो चार्ज है उस पर इस पर कितना पोटेंशियल होगा। बड़े वाला स्फीयर कहां पर है, बड़े वाले स्फीयर का चार्ज कहां पर है, इसके सेंटर पे है ना, मतलब कैपिटल क्यू भी तो यही मानोगे ना आप। तो कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस पे चार्ज निकाल रहे हैं ना, पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना। कैपिटल क्यू की वजह से स्मॉल आर डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय, नहीं, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। नहीं, ये डिस्टेंस पूरी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी ना। देखो एक सेकंड, दोबारा सुनो। अब हम छोटे वाले स्फीयर पर टोटल चार्ज निकाल रहे हैं, तो पहले तो छोटे वाले स्फीयर पर जितना चार्ज है वो लिखा हमने,
ठीक है। अब हम बड़े वाले स्फीयर पर जो चार्ज है उसकी वजह से जो पोटेंशियल होगा छोटे वाले पे वो निकाल रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो बताओ बड़े वाले स्फीयर पर कितना चार्ज है? कैपिटल, हाँ सरफेस पे चार्ज है ना अभी सरफेस पर, तो कैपिटल क्यू है। और ये कहां पर रखा है? इसके सेंटर पर। तो पूरी डिस्टेंस लोगे आप ये वाली, तो कितना आएगा देखो, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर। मतलब चार्ज से इसका जो चार्ज है वो तो सेंटर पे है ना, तो इसके चार्ज से इसके चार्ज तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? ये कैपिटल आर, ऐसे लिखना है। ठीक है, तो के क्यू बाय स्मॉल आर इसके चार्ज की वजह से पोटेंशियल, प्लस के क्यू बाय कैपिटल आर बाहर वाले सरफेस की वजह से। ठीक है, नोट करो। या इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो हम यहां निकाल रहे हैं ना पोटेंशियल, तो बड़े वाले स्फीयर का सेंटर पे पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय कैपिटल आर, तो ये ऐड कर दिया के क्यू बाय कैपिटल आर। और छोटे वाले स्फीयर का सेंटर पे पोटेंशियल या सरफेस पे पोटेंशियल हर जगह सेम ही होता है ना। मैंने अभी क्या बताया था थोड़ी देर पहले कि बड़े वाले स्फीयर का जो पोटेंशियल है वो इस पॉइंट पर लो, इस पॉइंट पर लो, इस पॉइंट पर लो, सरफेस पे लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, यहां लो, हर जगह क्या होगा? सेम होगा। तो हम बड़े वाले स्फीयर का पोटेंशियल ले रहे हैं इसके सरफेस पर, इसके सरफेस पर। तो जितना सेंटर पे होता है या जितना सरफेस पे होता है उतना ही क्या होगा? इसके सरफेस पे भी होगा, तो इतना होता है के क्यू बाय कैपिटल आर। तो फिर दोनों को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। यहां तक नोट करो। समझ में आया कैसे लिखा है ये हमने? तो अब हमारे देखो बड़े वाले स्क्वायर पर टोटल पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से इतना है, छोटे वाले स्क्वायर पर टोटल पोटेंशियल दोनों चार्ज की वजह से इतना है। तो अगर मैं छोटे वाले स्फीयर का बड़े वाले स्फीयर के पोटेंशियल में से माइनस कर दूं, यानी पोटेंशियल डिफरेंस निकालूं, इसमें से किसको कर रहे हैं? छोटे वाले स्फीयर के पोटेंशियल में से बड़े वाले स्फीयर के पोटेंशियल को माइनस कर रहे हैं, तो कितना आएगा देखो जरा। यानी वी, कुछ बोली क्या? वी ए माइनस क्या कर रहे हैं? वी बी। वी ए क्या है? छोटे वाले स्फीयर पोटेंशियल, और वी बी क्या है? बड़े वाले स्फीयर पोटेंशियल। ठीक है, तो करो जरा माइनस, देखो इसको लिखो के क्यू बाय आर प्लस के क्यू बाय कैपिटल आर, माइनस इसको लिखो के क्यू बाय आर माइनस के क्यू बाय कैपिटल आर। कौन सा टर्म कैंसिल हुआ? देखो ये कट कट हो गया ना, बस। क्या कॉमन आया बताओ? यहां से के क्यू, यहां से के क्यू कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा? वन अपॉन आर माइनस वन अपॉन कैपिटल आर। इस फॉर्मूले को देखो जरा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है छोटे वाले का और बड़े वाले का, ये वैल्यू कैसी होगी? ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी या जीरो होगी बताओ? मतलब ये वैल्यू कभी भी निगेटिव हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, तो क्यों नहीं हो सकती बताओ? ये कैसी वैल्यू आएगी? पॉजिटिव होगी, निगेटिव होगी? ये वैल्यू निगेटिव होगी, तुम बताओ। पॉजिटिव होगी, निगेटिव हो सकती है कभी? क्यों नहीं हो सकती बताओ? हम्म चार्ज को मत देखो, चार्ज तो हमेशा हम पॉजिटिव ही लेंगे ना, प्लस का क्यों लेंगे? चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहेगा, के तो होता ही पॉजिटिव है। तो इसको देखो, ये जो लिखा हुआ है अंदर, क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है? कब? देखो ये क्या लिखा गया है? स्मॉल वन अपॉन स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है? छोटे वाले स्फेयर की रेडियस। और ये क्या लिखा गया है? वन अपॉन कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या है? बड़े वाले स्फेयर की रेडियस। बताओ छोटे वाले स्फेयर की रेडियस ज्यादा होगी बड़े वाले की? बड़े वाले की रेडियस ज्यादा होगी, मतलब यहां पर स्मॉल आर जो है वो छोटा है किससे? कैपिटल आर से। अब अगर एक बात बताओ, अगर डिवाइड में एक जगह स्मॉल वैल्यू लिखी है, एक जगह बड़ी वैल्यू लिखी है, तो इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है? ये वन अपॉइंट टू क्या है? बड़ा है, और ये वन अपॉइंट फाइव क्या है? छोटा है। मतलब डिवाइड में जितनी छोटी वैल्यू होती है ओवरऑल वैल्यू उतनी बड़ी होती है। यहां हम बता रहे हैं स्मॉल आर छोटा है, मतलब इसके डिवाइड में छोटी वैल्यू है, ऐसे समझ लो, है ना? और इसके डिवाइड में बड़ी वैल्यू है, और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि स्मॉल आर तो छोटे वाले स्फेयर की रेडियस है ना, तो स्फेयर तो हमेशा छोटा ही रहेगा ना अंदर वाला।
मतलब ये वाली वैल्यू हमेशा इस वाली से क्या रहेगी, बड़ी, और ये क्या रहेगी, छोटी। बड़े में से छोटे को हटाते हैं, आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। ये दोनों तो ऑलरेडी प्लस में है, तो वी ए माइनस वी बी ऑलवेज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कभी भी निगेटिव भी नहीं होगा, ना ही जीरो होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1/r जो है वो बड़ा है किससे, 1/R। तो वी ए माइनस वी बी ऑलवेज क्या रहने वाला है, पॉजिटिव। या इसको ऐसे देखो, ऐसे ना लिखना ना, ऐसा अच्छा नहीं लगा, ऐसे लिखो, ग्रेटर देन ऑलवेज क्या रहेगा, जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या रहता है, पॉजिटिव भी तो होता है। बात समझ में आ गई। अब इधर समझो, मतलब छोटे वाले स्फेयर का पोटेंशियल में से बड़े वाले स्फेयर के पोटेंशियल को माइनस कराया ना, तो छोटे वाले स्फेयर के पोटेंशियल से जब बड़े को स्फेयर, बड़े के पोटेंशियल को माइनस करा तो आंसर पॉजिटिव आया। इसका मतलब किस पे पोटेंशियल ज्यादा है, छोटे वाले पे, बड़े वाले पे, छोटे वाले पे पोटेंशियल ज्यादा है। इसका मतलब छोटा वाला स्फेयर हाई पोटेंशियल पर है और बड़ा वाला स्फेयर लो पोटेंशियल पर है। इतनी बात समझ में, बस ये जो तामझाम किया गया है ना, बस यही समझाने के लिए किया गया है कि जो छोटा वाला स्फेयर है वो हाई पोटेंशियल पे है और बड़ा वाला स्फेयर, समझो जरा। अब छोटा वाला स्फेयर किस पे, हाई पे, बड़ा वाला किस पे, लो पे। मान लो मैं एक वायर से इन दोनों को कनेक्ट कर देता हूं, ये मान लो एक वायर है, ये क्या है, एक वायर। इस वायर से मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। अब आपको पता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, कराया था एक आर्टिकल पीछे, याद है, कॉमन पोटेंशियल वाला। उसमें मैंने बताया था कि अगर कोई स्फेयर हाई पोटेंशियल है, कोई लो पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव चार्ज का मूवमेंट किधर होगा, हाई से लो। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लो से हाई, वो सब डिटेल में बताया गया है उस लेक्चर में, ठीक है। तो हम अभी कहेंगे, देखो ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो पॉजिटिव चार्ज हाई से किधर जाएगा, लो पे जाएगा। अब आप यहां से दे रहे थे ना इसको चार्ज, जितना भी चार्ज इस स्फेयर को दोगे छोटे वाले को, वो सारा का सारा किस पे जाता रहेगा, बड़े वाले पे जाता रहेगा। अरे ये तो है, देखो कनेक्ट किया ना, ये हाई है, ये हमेशा क्या रहेगा, हाई, और ये हमेशा क्या रहेगा, देखो ना, ये वैल्यू हमेशा क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहेगी ना, क्योंकि छोटा वाला स्क्वायर तो छोटा ही रहेगा ना। ये पोटेंशियल चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही के पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है इनकी रेडियस पे। तो छोटे वाले स्फेयर की रेडियस हमेशा क्या रहेगी, छोटी। बड़े वाले स्फेयर की रेडियस हमेशा क्या रहेगी, बड़ी। तो छोटा वाला स्फेयर हमेशा क्या रहेगा, हाई पोटेंशियल, बड़ा वाला क्या रहेगा, जितना भी चार्ज दोगे सारा का सारा किस पे जाता रहेगा, हाई से लो, हाई से लो, हाई से लो, मतलब छोटे वाले से बड़े वाले पे, छोटे वाले से बड़े वाले पे। अब अगर इसको अलग से चार्ज दे देना, मान लो तुम सोच रहे हो भैया अलग से दे दो ना बड़े वाले को चार्ज, ऐसे क्यों चार्ज दे रहे हो, अलग से देते तो उतना चार्ज नहीं जा पाता, क्योंकि कंडक्टर यानी कैपेसिटर की अपनी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी से ज्यादा चार्ज आप नहीं दे सकते। लेकिन यहां हमने एक ऐसा अरेंजमेंट कर दिया कि चार्ज का फ्लो तो जरूरी होगा। भाई एक टंकी में ज्यादा तक, ज्यादा लेवल तक पानी है, एक में कम है, दोनों को कनेक्ट कर दिया, हाई से लो तो जाएगा ही, हाई से लो तो जाएगा ही, हमेशा जाएगा। तो जितना भी चार्ज दोगे सारा का सारा बड़े वाले स्फेयर पर इकट्ठा होता रहेगा। मतलब अब बड़े वाले स्फेयर पर चार्ज क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होता है, पोटेंशियल के। यानी बड़े वाले स्फेयर पर पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि 10 लाख वोल्ट ना हो जाए। मतलब ये बड़ा वाला स्फेयर 10 लाख वोल्ट तक का पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। बात समझ में आ गई। इससे ऊपर क्यों नहीं कर सकता, अभी बताऊंगा, पहले इतना नोट करो। तो देखो, ये तो था इसका प्रिंसिपल। अब मतलब जो हमने स्टार्टिंग में क्वेश्चन किया था कि भैया इतना सारा पोटेंशियल कैसे जनरेट हो जाएगा, वो अब आपको समझ में आया कैसे जनरेट होगा। हेलो, समझ में आया कैसे जनरेट होगा। जो क्वेश्चन हमने किया था कि इतना सारा पोटेंशियल कैसे जनरेट हो जाएगा, वो ऐसे जनरेट हो जाएगा कि हम छोटे वाले स्फेयर को चार्ज देंगे, वो वायर से कनेक्ट है, तो बड़े वाले स्फेयर पर चार्ज जाता रहेगा, हाई से लो, हाई से लो, हाई। बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन आता है भैया इतना ही क्यों होगा, इससे ज्यादा भी तो हो सकता है। तो देखो इससे ज्यादा हम कर सकते हैं, बट होगा क्या, जैसे मान लो आप, मान लो 10 लाख वोल्ट इसका पोटेंशियल हो गया, ध्यान सुनना मेरी बात, और चार्ज दिया आपने, तो और चार्ज देने से क्या होगा, इसके चार्ज के चारों तरफ क्या बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना। और मान लो यहां पर क्या है, एयर है, तो एयर के मॉलिक्यूल होते हैं अपने,
है ना। एयर के मॉलिक्यूल वैसे तो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल का मतलब उनमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज होते हैं ना, उनका भी तो न्यूक्लियस होता है, उनमें भी तो एटम होता है, उनमें भी तो जान होती है, जान नहीं होती है ना मतलब एटम होता है, उनमें एटम होता है, उसके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है, ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, सब कुछ वही सिस्टम है पूरा, है ना। तो होगा क्या, जब आप इसको ज्यादा चार्ज दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बनेगी, ज्यादा बनेगी। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, उन एयर मॉलिक्यूल के एटम के ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल देगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा फोर्स लगने लगेगा ना, तो उनका इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, ऑर्बिट से निकल जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ना। मतलब इन्वायरमेंट में बहुत सारे एयर मॉलिक्यूल होंगे, उनका पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ना कहो उसको, मतलब उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ऐसे कहो, है ना। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा होता है, निगेटिव, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगेगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इस पर आएगा, पॉजिटिव चार्ज खत्म, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, मतलब इसका पोटेंशियल घटने लगेगा, इसका चार्ज कम होने लगेगा ना, तो पोटेंशियल घटने लगेगा, इससे जैसे ही ज्यादा बढ़ाएंगे, मतलब ये डिस्चार्ज होने लगेगा, क्या होने लगेगा, डिस्चार्ज। बात समझ में आ गई। तो फिर जब डिस्चार्ज होने लगेगा तो फिर इसको हम बोलेंगे, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं लीकेज करंट। तो क्या बोलते हैं, लीकेज करंट, कि करंट का लीकेज हो गया भाई, जो हमारा कैपेसिटर था या कंडक्टर था वो डिस्चार्ज होने लगा, क्योंकि हमने पोटेंशियल 10 लाख से ऊपर कर दिया। बात समझ में आ गई। इसलिए इसकी लिमिट है कितनी, 10 लाख। इससे ज्यादा करोगे तो एयर मॉलिक्यूल जो है उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकलकर इस पर चिपकने लगेंगे, तो पोटेंशियल डिक्रीज होने लगेगी। बात समझ में आ गई। हाँ कर सकते हो, कब कर सकते हैं बताओ, इस कंडीशन को अगर हम खत्म कर दें, मतलब इसको कहाँ कहाँ रख दें, वैक्यूम में रख दो। अगर इसको हम वैक्यूम में रख देंगे तो ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, मतलब अगर एयर ही नहीं होगी तो फिर फ्री इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे। ठीक है, तो वैक्यूम में आप इसका पोटेंशियल ले जा सकते हो ज्यादा, लेकिन इन्वायरमेंट में, एयर में नहीं है। बात समझ में आ गई। तो ये था इसका प्रिंसिपल, कि वन डे ग्राफ जनरेटर वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल समझ में आया आपको। अब हम क्या समझेंगे, इसका कंस्ट्रक्शन समझेंगे, मतलब ये बनाते कैसे हैं, इसका डायग्राम कैसे बनता है। तो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, उसको जैसे जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे वैसे बना लो जल्दी से, है ना। तो प्रिंसिपल हो गया, अब हम पढ़ेंगे इसका कंस्ट्रक्शन। तो जल्दी से मेरे साथ साथ ही डायग्राम बना लेंगे जो मैं बना रहा हूँ। देखो, ऐसे करके एक कवर होता है, यहाँ ये स्फेयर लगा होता है एक, ठीक है, यहाँ पर इसका ये बेस है, ठीक है, सीधा बनाया ना। और यहाँ पर, और यहाँ पर,
ठीक है। तो देखो ये बन गया आपका वन डे ग्राफ जनरेटर। देखो कैसे, समझो इसको, जो भी बताया गया था वैसा है नहीं है। देखो समझो, हमने क्या किया, यहां से यहां तक एक मेटेलिक सरफेस लिया, मेटेलिक स्फेयर है, ठीक है, यहां तक है केवल बस। उसके बाद नीचे इंसुलेटर लगाया और ऐसे करके इसको पूरा कवर कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हमने दो पुली लगाई है, पुली समझते हैं ना, वही कुएं से पानी जो निकालते हैं वही वाली पुली है ना। मतलब इस पुली में हमने क्या लगा दिया, एक बेल्ट। तो अब हम जो नीचे वाली पुली है उसको मैंने कनेक्ट कर दिया मोटर से, तो मोटर घूमेगी, ये पुली घूमेगी, ये पुली घूमेगी, तो पूरी बेल्ट घूमेगी, मतलब ये जो बेल्ट लगाई है घूमेगी। अब जो नीचे वाली पुली है ना, उस पर देखो मैंने एक ये ब्रुश लगाया है, ब्रुश, और कनेक्ट है किससे, डीसी से। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, मतलब ये सोर्स है चार्ज का। मतलब हम इस वाले नीचे वाली पुली को क्या देंगे, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज देंगे। वो पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये मूव कर रही है ना, तो ये मूव करते 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 पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक जाएगा। फिर मैंने यहाँ से बड़े वाले स्फेयर से कनेक्ट किया है एक ब्रुश, और कंडक्टर है ये। तो यहाँ से इस वाले पॉजिटिव चार्ज को ये ब्रुश यहाँ से अपने अंदर लेकर कहाँ भेज देगा, इस बड़े वाले स्फेयर के अंदर भेज देगा। अब जितना भी चार्ज आप देते रहोगे सारा का सारा किस पर जाएगा, बड़े वाले स्फेयर पर इकट्ठा होता रहेगा, तो इसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। फिर देखो इधर से जैसे ही बाहर निकलेगी न्यूट्रल हो गई पुली, देखो कोई चार्ज नहीं है इस पर, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ चला गया था। फिर से ये घूम के आएगी, फिर से यहाँ से चार्ज होगा, फिर से तो चार्ज देगी, मतलब यही रोटेशन इसका बार बार चलता रहेगा। तो ये आपका बन गया बांडे ग्राफ जनरेटर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन नोट, कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना भी है थोड़ा सा, है ना, डायग्राम बना लो फिर लिखवाते हैं। बना लिया। देखो, देखो इसमें धातु का एक बड़ा गोला, इसमें धातु का एक बड़ा गोला होता है, धातु का एक बड़ा गोला होता है, जो दो इंसुलेटर यानी अचालक के ऊपर रखा होता है। देखो दो इंसुलेटर ये हैं, एक ये इंसुलेटर है और एक ये इंसुलेटर है ना, इसके ऊपर ये हमने ये रखा है, जो दो इंसुलेटर के ऊपर रखा होता है। आगे लिखो। देखो इसमें एक रबर की बेल्ट होती है, इसमें एक रबर की बेल्ट होती है, जो जो दो घिरनियों, घिरनी बोलते हैं ना इसको, पुली, पुली लिख लो या घिरनी लिख लो, जो दो घिरनियों के द्वारा, जो दो घिरनियों के द्वारा मोटर की सहायता से, घिरनियों के द्वारा मोटर की सहायता से चलाई जा सकती है। नीचे वाली घिरनी पर एक ब्रश, एक ब्रश, नीचे वाली घिरनी पर एक ब्रश लगा होता है, जो जो ब्रश लगा होता है जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है, ये जुड़ा रहता है, जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा रहता है, तथा ऊपर वाला ब्रश
ऊपर वाला ब्रश गोले के आंतरिक पृष्ठ को गोले के आंतरिक पृष्ठ को घिरनी से जोड़ता है। गोले के आंतरिक पृष्ठ को घिरनी से जोड़ता है। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन। वर्किंग प्रोसेस हमने आपको समझा ही दिया। अभी क्या करेंगे, देखो वर्किंग प्रोसेस में क्या है, नीचे वाले पुली को हम क्या देंगे, यहाँ से डीसी डीसी सोर्स से चार्ज देंगे। ये क्योंकि पुली क्योंकि मूव कर रही है तो बेल्ट भी मूव करेगी, तो ये चार्ज बेल्ट से होता हुआ इस वाले ब्रश तक पहुंचेगा। ये वाला ब्रश इस चार्ज को लेकर कहाँ पहुंचा देगा, बड़े वाले, फिर ये यहाँ से न्यूट्रल हो जाएगी, फिर घूम कर आएगी, फिर चार्ज लेगी, फिर ये क्यों घूम रही है, क्योंकि मोटर लगी हुई है, मोटर से घूम। ठीक है, तो लेकिन वर्किंग प्रोसेस लिखवाना पड़ेगा ना, लिखने के लिए आएगा ना, ऐसा ऐसा समझाओगे थोड़ी ना तुम एग्जाम में। तो इसको लिखवा देते हैं, लिखो, हेडिंग डालो वर्किंग प्रोसेस। वर्किंग प्रोसेस तो लिखो, देखो जब, देखो एक काम करते हैं, इसको है ना, इस वाले ब्रश को नाम दे देते हैं C1, इस वाले ब्रश को नाम दे देते हैं C2। ठीक है, और इस वाली पुली को नाम दे देते हैं P1, इस वाली पुली को नाम दे देते हैं P2। अब मैं P1 बोलूंगा तो आप समझ गए नीचे वाली की बात होगी, P2 बोलूंगा तो ऊपर वाली की बात होगी। ठीक है, तो लिखो, जब ब्रश C1 को उच्च विभव दिया जाता है, उच्च विभव दिया जाता है, तो पॉजिटिव आयन पॉजिटिव आयन बेल्ट पर चले जाते हैं। बेल्ट पर चले जाते हैं, बेल्ट द्वारा ये ऊपर ले जाए जाते हैं, बेल्ट द्वारा ये ऊपर ले जाए जाते हैं, तथा ब्रश C2 ब्रश C2 पॉजिटिव चार्ज, बेल्ट के पॉजिटिव चार्ज को, ब्रश C2 बेल्ट के पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा करता है, पॉजिटिव चार्ज को इकट्ठा करता है, और गोले के पृष्ठ तक पहुंचाता है। इस प्रकार गोले के बाहरी पृष्ठ पर, इस प्रकार गोले के बाहरी पृष्ठ पर लगातार आवेश इकट्ठा होता रहता है, लगातार आवेश इकट्ठा होता रहता है,
ठीक है, और गोले का विभव बढ़ जाता है, और गोले का विभव बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये हमने आपको वन डे ग्राफ जनरेटर का प्रिंसिपल बताया, कंस्ट्रक्शन बताया, वर्किंग प्रोसेस बताया। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि हम इसका यूज कहाँ करें। ठीक है, इतने ज्यादा पोटेंशियल की 10 लाख वोल्ट पोटेंशियल की जरूरत कहाँ है ना? बताओ जरा आइडिया लगा के कहाँ पर यूज होता होगा इसका। ऐसे खुद से आइडिया लगाओ, मैं बताऊंगा अभी। देखो पोटेंशियल, इतना ज्यादा पोटेंशियल का मतलब इतनी ज्यादा एनर्जी। पोटेंशियल मतलब एनर्जी है वो एक तरीके से, है ना? तो इतनी ज्यादा एनर्जी का हम कहाँ यूज करेंगे? आप ऐसे एनर्जी की टर्म में समझो तो ज्यादा समझ में आ जाएगी। एप्लीकेशन, एप्लीकेशन या यूज, बताओ। ट्रेन चलाने में। कहाँ? रॉकेट में। तो रॉकेट में तो वो पड़ता है ना फ्यूल, वो जलता है तभी तो रॉकेट मतलब मूव होता है। इंजन में भी फ्यूल पड़ता है। इलेक्ट्रिक ट्रेन में, इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी इतना नहीं चाहिए, कम चाहिए। बहुत ज्यादा है ना, 10 लाख वोल्ट। स्पेस में, स्पेस में। हाँ, फिर रहने वाली एनर्जी थोड़ा ना है ये। इसको खा थोड़े सकते हैं वो इस एनर्जी को। स्पेस में रहना होता है तो स्पेस स्टेशन में नहीं। देखो ये ऐसी एनर्जी है, देखो मैं थोड़ा सा हिंट दूं आपको। ये ऐसी एनर्जी है जो मतलब किसी चीज को मूव करा सकती है बहुत तेजी से। हाँ, इतना पोटेंशियल है ये। पोटेंशियल का काम क्या होता है? बैटरी का पोटेंशियल क्या कराता है? वायर में इलेक्ट्रॉन को मूव भी तो कराता है। वो इतना पोटेंशियल अगर जनरेट हो गया है तो इसका हम यूज करेंगे मूव कराने में। किसको मूव कराएंगे? आप नहीं बता पाओगे। पता है क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं उसके बारे में। वो ऐसी चीज है, ये बता ही ना पाओगे। जब माइंड में मेमोरी नहीं है उस चीज की। अब मैं कहूंगा ट्रेन के बारे में बताओ तो बता दोगे ना ट्रेन के बारे में, क्योंकि ट्रेन में गए हो, देखी है ट्रेन। जिस चीज की मेमोरी नहीं माइंड में वो कैसे बता दोगे? परम ज्ञानी थोड़ी ना हो तुम कि तुम्हारे अंदर ज्ञान आ जाएगा अपने आप ऊपर से, दिव्य ज्ञान। मुझे तो, तो देखो वांडे ग्राफ जनरेटर जो है, इसका यूज हम करते हैं पार्टिकल एक्सीलरेटर में। पार्टिकल एक्सीलरेटर, पार्टिकल एक्सीलरेटर भी बोलते हैं इसको, पार्टिकल कोलाइडर भी बोलते हैं ना। पार्टिकल कोलाइडर में। अब ये क्या होता है पार्टिकल एक्सीलरेटर? सबसे बड़ा पार्टिकल एक्सीलरेटर बना हुआ है लार्ज हेड्रन, है ना, लार्ज हेड्रन कोलाइडर। ये है स्विट्जरलैंड में। ये लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सीलरेटर है वर्ल्ड का, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। स्विट्जरलैंड में एक शहर है जिसका नाम है जेनेवा। वहां पर वर्ल्ड का लार्जेस्ट पार्टिकल एक्सीलरेटर है, लार्ज, देखो नाम में ही लार्ज है, लार्ज हेड्रन कोलाइडर। समझ गए? अब ये क्या होता है पार्टिकल एक्सीलरेटर? मतलब ये वाला जो पार्टिकल एक्सीलरेटर है ना, ये ऐसे करके बनाया है एक बहुत
27 किलोमीटर एरिया है, वहां पे एक बहुत बड़ी रिंग बना दी गई है, रिंग, रिंग टाइप से। 27 किलोमीटर एरिया में आप समझ लो आप कितना बड़ा एरिया होगा। सही है। तो पार्टिकल एक्सलरेटर, देखो नाम से ही मतलब इसका यूज निकल रहा है, या पार्टिकल कोलाइडर। कोलाइड का मतलब होता है टक्कर, एक्सलेटर का मतलब पार्टिकल को बहुत ज्यादा एक्सलेट कर देना, मोशन दे देना। तो तुम समझते हो ना, जैसे जो हमारे पास एटम होते हैं, एटम के जो सेंटर पे क्या होता है बताओ, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। और बस प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होते हैं। और ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। यही तो है ना। अब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, कैसे पता चला होगा इनके बारे में बताओ। और भी होते हैं ना, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर भी आप जा सकते हो तो क्वार्क्स मिलते हैं आपको, क्वार्क्स। और म्यूऑन्स मिलते हैं, ग्लूऑन्स मिलते हैं, मीजॉन मिलते हैं ना। ये सब चीजें हैं इनके अंदर। इलेक्ट्रॉन को तोड़ोगे क्वार्क्स मिलेंगे, है ना। प्रोटॉन को तोड़ोगे क्वार्क्स मिलेंगे, और तोड़ोगे तो मीजॉन, ग्लूऑन्स, ऐसे करके बहुत सारे पार्टिकल निकलते हैं इनके अंदर। तो इन सब के बारे में हमें कैसे पता चलता है बताओ। दूरबीन से जूम कर करके तो देख नहीं रहे हैं इनको हम, है ना। तो पता है क्या करते हैं, पार्टिकल एक्सीलेटर में डालते हैं। पार्टिकल एक्सीलेटर में इनको बहुत तेजी से क्या कराया जाता है, एक्सलरेट, इन पार्टिकल को। दूसरा पार्टिकल भी एक्सलेट होकर आ रहा होता है उधर से, दोनों का आपस में क्या होता है, टकराव, टकराव। और जब टकराएंगे, कोई चीज टकराती है बहुत ही स्पीड से, बहुत ही ज्यादा एनर्जी से, तो वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। तो जब प्रोटॉन, जब मान लो न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को जब आपस में टकराएंगे तो वहां से ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन होगा। और न्यूक्लियस किससे बना है, प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन निकलेंगे। तो पता चल जाएगा कि अच्छा प्रोटॉन भी है इसके अंदर, है ना, न्यूट्रॉन भी है, ऐसा करके पता चलेगा। फिर प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में टकराएंगे तो और कोई पार्टिकल निकलेगा, समझ गए। तो इतनी ज्यादा एनर्जी का यूज हम इसमें करते हैं, पार्टिकल एक्सलरेटर के अंदर यूज करते हैं, जहां पर हम इसकी मदद से क्या करते हैं, न्यूक्लियर रिसर्च, न्यूक्लियर रिसर्च होती है इससे। इसको नेट पर सर्च करके देखना, बहुत बड़ा एक रिंग टाइप का स्ट्रक्चर आएगा, पार्टिकल एक्सलरेटर, समझ गए। नोट कर लो।